एक सवाल हर किसी के मन में बसा हुआ है कि अगर मध्य प्रदेश में बीजेपी जीती तो सीएम कौन होगा? क्या शिवराज सिंह चौहान को मिलेगा सिंधिया का साथ या सिंधिया खुद ही सबसे बड़े दावेदार? यह सवाल इसीलिए क्योंकि ग्वालियर चंबल में कमल खिलाने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। उनके सामने चुनौती 2018 का करिश्मा रिपीट करने की होगी, जब उन्होंने 34 में से 27 सीटें कांग्रेस की झोली में डाल दी। लेकिन क्या इस बार वही चमत्कार वो बीजेपी के लिए दिखा पाएंगे? और अगर कर दिया तो क्या सिंधिया सीएम की रेस में टॉप गियर में आ जाएंगे? ज्योतिरादित्य सिंधिया की पॉलिटिक्स का प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, आप सब कुछ इस रिपोर्ट में समझिए। शिवराज सिंह को सिंधिया ने दिए कितने नंबर? ग्वालियर चंबल जीतने का सिंधिया के पास क्या है फॉर्मूला? यहाँ की 3 सीटें 2018 में ज्योतिरादित्य सिंधिया यानी उनके समर्थक जो उन्हें महाराज कहते हैं, उनके चलते कांग्रेस की झोली में गई थी। उपचुनाव में हालांकि 2 सीटें जो उनके समर्थक बीजेपी में आए, उनकी जीत के कारण अब ये दोनों सीटें बीजेपी में है। ग्वालियर चंबल की 34 सीटों में से 26 सीटें महाराज के चलते ही कांग्रेस के पाले में आई थी। ऐसे में एक बड़ी जिम्मेदारी इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया या कहे उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके नजरों में अब उनके कंधों पर जिम्मेदारी है। ग्वालियर चंबल में वो ताकत है जो एमपी में अगली सरकार तय कर सकती है। यहाँ बीजेपी की जीत का दारोमदार ज्योतिरादित्य सिंधिया पर है। बात ग्वालियर चंबल क्षेत्र के सियासी नक्शे की कर लेते हैं। इस क्षेत्र में कुल 34 विधानसभा सीटें आती हैं। 2018 में कांग्रेस के लिए सिंधिया सबसे बड़ा विनिंग फैक्टर साबित हुए थे। ग्वालियर चंबल की कुल 34 सीटों में बीजेपी को सिर्फ 7 सीटें मिली थीं, जबकि सिंधिया ने कांग्रेस की झोली में 27 सीटों का तोहफा डाल दिया था। अन्य पार्टियों को सिर्फ 1 सीट से संतोष करना पड़ा था। लेकिन क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया वही करिश्मा बीजेपी के लिए कर पाएंगे? 2023 के विधानसभा चुनाव की महागाथा के केंद्र में ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। ये चुनाव उनके लिए किसी लिटमस टेस्ट से कम नहीं। अपने गढ़ की 34 सीटों पर बीजेपी को जीत दिलाकर वो पार्टी में अपनी छाप छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक कार्डर के आधार पर चलती हुई पार्टी। ना मैं नेता हूं, ना शिवराज सिंह जी नेता है, ना नरेंद्र सिंह जी नेता है, ना फग्गन सिंह जी नेता है, ना प्रहलाद पटेल जी नेता हैं। हम सब कार्यकर्ता हैं। उस भावना के साथ हमारी पार्टी कार्य करती है। और दूसरी बात, गुणवत्ता के आधार पर, मेरिटोक्रेसी के आधार पर लोगों को आगे किया जाता है। और दोनों भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े चरित्र हैं। ग्वालियर चंबल में बीजेपी का होगा 2018 वाला हश्र या मनेगा जश्न? इस सवाल का जवाब जानने से पहले पिछले कुछ चुनावों के ट्रेंड को समझना जरूरी है। 2013 के चुनाव में ग्वालियर चंबल की 34 सीटों में से बीजेपी को 20 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस सिर्फ 12 सीटें हासिल कर पाई, जबकि अन्य दलों को 2 सीटें मिली थी। 2018 और 2013 से भी पीछे जाएं तो 2008 में बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर थी। बीजेपी ने 16 और कांग्रेस ने 13 सीटें जीती थी। अन्य 5 सीटें दूसरे दलों के खाते में गई थी। ग्वालियर चंबल के ये नतीजे बताते हैं कि 2013 में जब बीजेपी ने बम्पर सीटें हासिल की, तब भी ग्वालियर में मुकाबला कांटे का था। 2013 और 2018 में मध्य प्रदेश विधानसभा की स्थिति पर गौर करिएगा तो पिक्चर थोड़ी और क्लियर होगी। अगर भगवान न करे, अगर वो जोड़ी की सरकार आई, अगर कांग्रेस की सरकार आई, आपका 6+6। अब बताओ, कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए क्या? आनी चाहिए क्या? आनी चाहिए क्या?
2018 में कुल 230 सीटों में बीजेपी 109 सीटें जीती थी और कांग्रेस 114। 2013 में बीजेपी 165 सीटें जीती थी जबकि कांग्रेस सिर्फ 58 सीटें। इस बार 17 नवंबर को मतदान है और 3 दिसंबर को नतीजे आने वाले हैं। 2018 में तो बीजेपी को ग्वालियर चंबल में करारी हार मिली थी। 2013 में भी सिंधिया ने बीजेपी को अपने गढ़ में बराबरी की टक्कर दी थी, लेकिन 2020 में सिंधिया की बगावत से हालात बदल गए। कांग्रेस के महाराज सिंधिया अपने 24 सिपह सालार के साथ बीजेपी में आ गए। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। मध्य प्रदेश में सरकार गिर गई। सिंधिया की बदौलत बिना चुनाव जीते सिर्फ संख्या बल के आधार पर शिवराज सिंह चौथी बार मुख्यमंत्री बने। जो चुनाव लड़ रहा है सारे के सारे हम लोग साथ में लड़ रहे हैं। हर बार आप तो हमारे ऊपर इल्जाम लगाते थे कि आप लोग साथ में नहीं हैं, बायां हाथ इधर जा रहा है, दायां हाथ इधर जा रहा है। अब हम लोग सब साथ में हैं, उसमें आपको तकलीफ है तो हम आपको खुश कैसे करें। और जहाँ तक संयुक्त नेतृत्व की बात है इसमें कोई दो राय नहीं, और मैं ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ मध्य प्रदेश की विकास और प्रगति का कम से कम, मैं कह रहा हूँ इससे भी ज़्यादा, पर 80 से 90% श्रेय अगर किसी को जाता है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में प्रदेश में, वो शिवराज सिंह चौहान को जाता है। इसके बाद 28 सीटों पर उपचुनाव हुआ जिनमें ग्वालियर चंबल की 16 सीटें थी। सिंधिया ने बीजेपी की वापसी तो करा दी, लेकिन कांग्रेस 7 सीटें बचाने में कामयाब रही। सवाल ये भी है, अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर की, चंबल की 34 सीटों पर बीजेपी को बड़ी जीत दिला भी दी, क्या वो सीएम पद की रेस में है? कांग्रेस उनकी सोच विचारधारा सलामत। मैं कांग्रेस मेरा अतीत था, मैं अपने वर्तमान और भविष्य के लिए परिश्रम कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए पूर्ण मेहनत और मशक्क़त कर रहा हूँ और वही मेरा लक्ष्य है। मैं कोई मुख्यमंत्री की दौड़ में नहीं हूँ। मैं आज भी आपको कह रहा हूँ कि मैं कोई मुख्यमंत्री की दौड़ में नहीं हूँ। मैं विकास के दौड़ में हूँ, प्रगति के दौड़ में हूँ और जनता की सेवा के दौड़ में हूँ। और वही सिंधिया परिवार की दिल की भावना सदैव रही है और वही मेरा लक्ष्य है, वही मेरा मूल्य है, वही मेरा सिद्धांत है। मैं कोई कुर्सी के दौड़ में ना कभी था, ना हूँ, ना कभी रहूँगा। ग्वालियर चंबल की कुछ हाई प्रोफाइल सीटों की भी बात कर लेते हैं। दिमनी से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव लड़ रहे हैं। राघवगढ़ से दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह मैदान में हैं। दतिया से प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा चुनावी समर में हैं। लाहौर से डॉक्टर गोविंद सिंह और ग्वालियर पूर्व से माया सिंह चुनाव मैदान में हैं। शिवपुरी से कांग्रेस ने केपी सिंह को उम्मीदवार बनाया है। शिवपुरी सीट यशोधरा राज्य की सीट है, लेकिन इस बार उन्होंने चुनाव न लड़ने का फैसला किया। खूब चर्चा थी कि बुआ की सीट पर ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन पार्टी ने देवेंद्र जैन को मैदान में उतारा। दरअसल बीजेपी ने इस बार मध्य प्रदेश में एक फॉर्मूला लागू किया है। चुनाव मैदान में केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को भी उतारा गया है। नरेंद्र सिंह तोमर जैसे बड़े नेताओं को दिमनी सीट से चुनाव लड़ाया जा रहा है, लेकिन सवाल है कि बीजेपी ने ये फॉर्मूला अपनाया क्यों? और जहाँ तक नेताओं की आपने बात की, वो हमारी रणनीति का एक भाग है। क्या है हमारी रणनीति? हमारी रणनीति ये है कि जो आपके मजबूत सीट हैं उन्हें आप सुरक्षित रखो। जो कांग्रेस के मजबूत सीट हैं वहाँ आप ऐसे उम्मीदवार को उतारो ताकि उन सीटों को आप जीत पाओ। आज अगर आप पहली दो हमारी सूची देखो, पहली दो सूची निकली थी केवल उन सीटों की जो भाजपा 2 या 3 बार हारी हो, और उसी सूची में इन मंत्रियों का और सांसदों का नाम रखा गया था जो आप 2 या 3 बार हारे हो। तो आज क्या स्थिति है कि कांग्रेस के मजबूत सीट भी सुरक्षित नहीं रहे, कांग्रेस के मजबूत लोग भी अपने क्षेत्र तक सीमित रह गए और हमारे मजबूत सीट हमने सुरक्षित की।
ये एक रणनीति का भाग है। ये आपकी दुर्बलता नहीं बताती, ये आपकी बल को प्रकट करती है। ये भी जान लीजिए कि सिंधिया के सामने क्या क्या चैलेंज है। एंटी इनकम्बेंसी, करप्शन, गुटबाजी, कांग्रेस की गारंटी, रोजगार और बागियों की चुनौती। हालांकि सिंधिया का दावा है कि इस बार एंटी इनकम्बेंसी नहीं बल्कि प्रो इनकम्बेंसी है। उसके पीछे कारण है। एंटी इनकम्बेंसी की बात आप करो तो कहीं भी चले जाओ। मैं तो ये कहता हूँ कि मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी नहीं, प्रो इनकम्बेंसी है। एंटी इनकम्बेंसी का चरित्र क्या होता है? 2 चरित्र होते हैं। पहला चरित्र ये कि आप सभाएं नहीं कर पाते क्योंकि जनता नहीं आती। दूसरा, आप सभाओं में जाओ तो जनता का रोष का सामना करना पड़ता है। और दूसरा चरित्र होता है कि जब नतीजा आता है। और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण, अमिताभ जी आप बहुत दिन से पत्रकारिता में रहें, सबसे बेहतरीन इसका उदाहरण रहा है 2003 का चुनाव, जब कांग्रेस 37 सीटों तक सिमट गई थी। जब रैलियां हम लोग नहीं कर पा रहे थे। आज आप कई बीजेपी के नेताओं के साथ पूरे प्रदेश में घूम रहे हो। ये स्थिति आप कहीं पा रहे हो? यहाँ एंटी इनकम्बेंसी नहीं, यहाँ प्रो इनकम्बेंसी। एमपी में एंटी इनकम्बेंसी है या प्रो इनकम्बेंसी, और इन फैक्टर्स का ग्वालियर चंबल पर क्या असर होगा? 2018 में जब एंटी इनकम्बेंसी थी तो ग्वालियर की 34 सीटों में सिंधिया ने 26 सीटें जीत ली थी। लेकिन 2013 में जब प्रो इनकम्बेंसी थी और बीजेपी 165 सीटें जीती थी, तब भी ग्वालियर चंबल में सिर्फ 16 सीट जीत पाई थी। यानी सिंधिया का गढ़ भेदना कभी भी बीजेपी के लिए आसान नहीं रहा। लेकिन इस बार खुद सिंधिया बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं। उस तरफ जोड़ी है, जोड़ी बड़े भाई, बड़े भाई, उस तरफ है शून्य की सरकार और इस तरफ है पुण्य की सरकार। भाई को ही है। उधर धोखा ही धोखा है और इधर मौका ही मौका है। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उस तरफ इस तरफ है डबल इंजन की सरकार और उस तरफ बिना इंजन की सरकार।